नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या के तहत जो क्रीमिया के युद्ध के बारे में हमने पढ़ा, जो क्रीमिया का युद्ध किस किस के मध्य होता है, तुर्की और रूस के मध्य होता है, और मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो किसका साथ दिया जाता है, तुर्की का साथ दिया जाता है। और इस युद्ध के पश्चात अंतिम में जो कौन सी संधि हो जाती है, पेरिस की संधि हो जाती है। मित्र राष्ट्र की सेनाओं और तुर्की की सेनाओं के द्वारा रूस को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अंततः इन दोनों के मध्य जो क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। जो पेरिस में सम्मेलन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, उसके पश्चात संधि की शर्तें तय कर दी जाती है, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया। आज हम बात करने वाले क्रीमिया के युद्ध का महत्व है कि वाकई में जो इस क्रीमिया के युद्ध का क्या महत्व रहता है और इसके परिणाम कैसे निकलते हैं, दूरगामी परिणाम हमें क्या देखने को मिलते हैं, उसी के बारे में आज जिक्र करेंगे। तो जो समीक्षक है, तत्कालीन जो आधुनिक इतिहासकार है, इनमें काफ़ी मतभेद हमें क्रीमिया के युद्ध को लेकर देखने को मिलता है। इनके अलग अलग जो विचार और मत इनके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। एक मत हमें इतिहासकार नहीं देखने को मिले। हालांकि देखा जाए तो कहीं भी इतिहासकार हमें एक मत देखने को नहीं मिलते हैं। अगर इतिहासकारों की बात की जाए तो चाहे यूरोपीय इतिहासकार हो, चाहे एशिया के इतिहासकार हो, इनमें मतभेद हमें देखने को मिलता ही है। अगर बात की जाए तो इन इतिहासकारों में जो हम मुख्य समीक्षक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके द्वारा इस युद्ध का महत्व बताते हुए जो अलग अलग जो अपने विचार प्रकट किए गए और अलग अलग स्टेटमेंट, वक्तव्य उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं रॉबर्ट मोरियर की बात। रॉबर्ट मोरियर का क्या मानना था, इस युद्ध के बारे में क्या उनका कहना था और इस युद्ध का परिणाम क्या था, महत्व क्या था। उनके द्वारा कहा गया कि आधुनिक विश्व का सबसे निरर्थक युद्ध इसे कहा जा सकता है, क्रीमिया के युद्ध को, यानी कि जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा युद्ध जो निरर्थक युद्ध बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? रॉबर्ट मोरियर के द्वारा। जो इस युद्ध को निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा युद्ध बताया गया जिस उद्देश्य को लेकर ये लड़ा गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है। ये किसका मानना है? रॉबर्ट मोरियर का मानना है। अगले समीक्षक और इतिहासकार की बात करें, थियर्स, इसके द्वारा कहा गया है कि कुछ अभागे साधुओं को पूजा ग्रह की चाबियां दिलवाने के लिए यह युद्ध लड़ा गया। अभागे साधुओं को, जैसा कि हमने विवाद की बात की थी, क्रीमिया के युद्धों के कारणों की चर्चा की थी, उन कारणों में हमने ये जिक्र किया था कि जो रूस चाहता था, कि रूस ये चाहता था यूनानी ग्रीक जो सन्यासी है, साधु सन्यासी है, उनको जो तुर्की साम्राज्य के अंदर जो जितने भी ईसाई धर्म से संबंधित जो धार्मिक स्थल है उनका संरक्षण प्राप्त हो, ये चाहता था रूस। इसकी बजाय बात की जाए फ्रांस क्या चाहता था? फ्रांस ये चाहता था कि तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी जो धार्मिक स्थल है ईसाई धर्म से संबंधित है, उन धार्मिक स्थलों पर किसका अधिकार हो, किसका संरक्षण हो, तो ये रोमन कैथोलिक का संरक्षण चाहते थे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का सम्राट, और फ्रांस के सम्राट के द्वारा इस बात के लिए जो दावा भी किया गया, तुर्की के सुल्तान के द्वारा उसके दावे को स्वीकार भी कर लिया गया। मूलतः इसी कारण से ये युद्ध हुआ था। धार्मिक कारणों का भी इसमें जो अहम रोल हमें देखने को मिलता है कि जो तुर्की साम्राज्य के दिन जो तुर्की साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर था, तो वहाँ पे जितने भी जो ईसाई जाति के रहने वाले लोग थे, उनके जो धार्मिक स्थल थे, उनके संरक्षण को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है, रूस तो ये कहता है कि ग्रीक यूनानियों को दिया जाए और फ्रांस ये कहता है कि रोमन कैथोलिक को ये अधिकार और उनका संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। तो इसी कारण इसके द्वारा कहा गया कि ये साधुओं को जो चाबियां दिलाने के लिए, कुछ अभागे साधुओं को जो पूजा स्थल की चाबियां दिलाने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ लेते हैं। तो ये जो क्रीमिया के युद्ध का महत्व बताया गया थियर्स के द्वारा। अगले समीक्षक की बात करें, इतिहासकार की बात करें, तो उनका कहना है ग्रांट व टेम्परले, इनका क्या मानना है? इस क्रीमिया के युद्ध का महत्व बताते हुए इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि विज्ञान के आधुनिक साधनों के बिना लड़े जाने वाला अंतिम युद्ध था। इनका
कहना है ग्रांट और टेम्परेली का, विज्ञान के जो आधुनिक साधनों के बिना लड़े जाने वाला जो अंतिम युद्ध था, इनका मानना था। ये कहते हैं कि परंपरागत तरीके से लड़ा जाने वाला, यानी कि जो तलवार भालों हाथी घोड़ों के आधार पर लड़ा जाने वाला युद्ध है, ये अंतिम युद्ध होता है। इसके पश्चात यूरोपीय युद्धों का जो दृष्टिकोण बदल जाता है, यूरोपीय युद्धों के तौर तरीके बदल जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं आधुनिकता का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग उनके द्वारा किया जाने लगता है। मिसाइल्स वगैरह है, रॉकेट वगैरह है, और है कई जो बारूद है उनका प्रयोग उनके द्वारा, तोपों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाने लगता है। तो ये इसका कहना है। और इसी के आधार पे जो क्रीमिया के युद्ध को संक्रांति काल कहा गया है। यूरोपीय इतिहास में संक्रांति काल क्यों कहा गया है क्रीमिया के युद्ध को अगर बात की जाए, यानी कि जो बीच की अवस्था, दो जो विभिन्न धाराओं के मेल की अवस्था, इसे माना गया संक्रांति, यानी कि जो बीच में जो अवस्था होता है, संक्रमण काल भी तुम कह सकते हो। क्योंकि इस युद्ध से पहले तुम देखो कि यूरोप में 40 वर्षों तक किसी तरह का युद्ध नहीं होता है और शांति व्यवस्था रहती है। ठीक है, नेपोलियन के पतन के पश्चात किसी तरह का युद्ध नहीं होता, शांति व्यवस्था रहती है। और इस युद्ध के पश्चात बात की जाए 15 वर्षों में ही, आगे के 15 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हो जाते हैं। तो बीच का फेज इसे कहा गया है, जो मध्य का काल इसे कहा गया। इसीलिए जो आधुनिक इतिहास, यूरोप का आधुनिक इतिहास है, उसके तहत इसे संक्रांति काल कहा गया है, किसे क्रीमिया के युद्ध को कहा गया है। ठीक है, इसके पश्चात पुनः युद्धों की शुरुआत हमें यूरोपीय महाद्वीप में देखने को मिलती है। और उसके पश्चात बात की जाए, इसी युद्ध का महत्व बताते हुए इतिहासकारों के द्वारा कहा गया, और उसके अलावा हमें देखने को मिलता है इस युद्ध के पश्चात जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय राज्य जैसे कौन कौन से हैं, इसमें यूरोपीय महाशक्तियों में तो मुख्यतः नाम किसका आता है, इंग्लैंड का आता था, और उसके अलावा ब्रिटेन हो गया इंग्लैंड, और फ्रांस है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, रूस है। इनके दृष्टिकोण में हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। इनका जो दृष्टिकोण विचार है जो काफ़ी बदल रहा है। युद्ध के पश्चात यूरोपीय राज्यों में पारस्परिक संबंधों का दृष्टिकोण बदल गया, आपस में जो इनमें मित्रता और शत्रुता को लेकर जो दृष्टिकोण बदल गया। आगे जाकर देखेंगे हम कि यही जो प्रशा और किसका विरोधी बन जाता है, फ्रांस का विरोधी बन जाता है। ऑस्ट्रिया का साथ दिया जाता है फ्रांस का, लेकिन ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध के समय जो फ्रांस क्या हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। तो आपस में जो इनके संबंध थे, उन संबंधों को लेकर भी इनका दृष्टिकोण बदल जाता है। और इनके संबंधों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है यूरोपीय महाशक्तियों में, चाहे रूस को ले लो आप, चाहे फ्रांस को ले लो, चाहे प्रशा को ले लो, इंग्लैंड को ले लो, तो इनमें आपस में हम देखते हैं कि जो ये संबंधों को लेकर भी जो इनके मध्य जो गहरी दूरी हमें देखने को मिलती है, तुर्की का ले लो चाहे आप, तो इनके दृष्टिकोण बदल जाते हैं। इस युद्ध के पश्चात जो नेपोलियन तृतीय की जो शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, नेपोलियन तृतीय फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। नेपोलियन तृतीय जो संपूर्ण यूरोपीय व्यवस्था को बदलने का प्रयास करने लगता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का अपने आप को जो मुखिया मानने लगता है, और उसी प्रणाली के आधार पर संपूर्ण यूरोपीय व्यवस्था को परिवर्तन करने का प्रयास किसके द्वारा, नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का सम्राट है, जो लुई नेपोलियन से नेपोलियन तृतीय के नाम पर फ्रांस के सिंहासन पर बैठता है। इसके बारे में भी हमें जो नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में हमने विस्तृत रूप से पिछली क्लासों में पढ़ा है। जो पिछला चैप्टर था यही तो रहा था, नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण, ये महत्व हमें क्रीमिया के युद्ध को देखने को मिलता है कि इसकी शक्ति में अनायास क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इंग्लैंड ने भी अपने जो इस युद्ध के पश्चात, क्रीमिया युद्ध के पश्चात अपने दृष्टिकोण की हमने बात की तो परिवर्तन कर लिया। अब जो ये जो मध्य यूरोप की जो समस्याएं थी, यूरोपीय राजनीति की जो समस्याएं थी, उनमें जो इंग्लैंड के द्वारा भाग लेना कम कर दिया जाता है, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। यूरोपीय समस्या, मुख्यतः ये पूर्वी समस्या थी, यूरोपीय जो समस्या, यूरोपीय राजनीति है, इसमें जो इंग्लैंड के द्वारा भाग लेना कम कर दिया जाता है, अपनी रुचि नहीं दर्शाई जाती, अनावश्यक हस्तक्षेप उसके द्वारा बंद कर दिया जा, इंग्लैंड के द्वारा थोड़ी दूरी बना ली जाती है। ठीक है, और यूरोपीय रंगमंच पर जो नई प्रतिभाएं उभर कर आती है, तो जिसमें नई प्रतिभाओं की, नए राजनीतिज्ञों की बात की जाए,
तो जो राजनीतिक शक्तिशाली होके आते हैं, एक तो बिस्मार्क आता है और एक केबुर आता है। बिस्मार्क की बात की जाए, बिस्मार्क कौन था, हमने पढ़ा था जर्मनी के एकीकरण के तहत इसकी बात की थी, जो प्रशा का चांसलर यानी कि वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, और इसी के द्वारा जो जर्मनी के एकीकरण को क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। ये यूरोपीय राजनीतिक मंच में जो उभर कर आता है और यूरोपीय राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसके अलावा जो इटली यानी कि पिडमांट सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, केबुर होता है, और उसी के द्वारा जो इटली के एकीकरण को क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। हालांकि पूर्ण एकीकरण जो इसकी मृत्यु के पश्चात होता है, अगर बात की जाए जो इटली में स्थित जो रोम का क्षेत्र था, वह जो अंतिम रूप से जो अगर बात की जाए इसकी मृत्यु के पश्चात रोम जो इटली का भाग बनता है। तो ऐसे जो राजनीति के उभर कर के आते हैं, यूरोपीय रंगमंच पर आ जाते हैं, इनका महत्व यूरोपीय महाद्वीप में काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ समय के लिए जो क्रीमिया युद्ध में सभी देशों का जो यूरोपीय शक्तियों का उद्देश्य ये था कि रूस की शक्ति को कैसे कम किया जाए, रूस को कैसे रोका जाए। हालांकि इस उद्देश्य में कुछ समय के लिए सफल होते हैं, लेकिन हम देखते हैं 1870 ईस्वी में क्या होता है, नेपोलियन तृतीय जो सम्राट है, कौन, फ्रांस का सम्राट है, इसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इसके पतन के साथ ही जो रूस की जो बात की जाए, रूस पुनः उभर कर आ जाता है 1870 ईस्वी में। उसके द्वारा जो काला सागर संबंधी जो संधि शर्तें होती हैं, उन शर्तों का उल्लंघन, काला सागर में ये शर्तें हुई थी, रूस और तुर्की के जो युद्धपोत इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, और उसकी एवज में रूस के द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करते हुए अपने युद्धपोत, वहाँ युद्धपोत है जहाज वो तैनात कर दिए जाते, क्योंकि इस क्षेत्र को तटस्थ घोषित कर दिया गया था उस समय। बात की जाए तो पेरिस की संधि के दौरान, जो पेरिस की संधि होती क्रीमिया युद्ध के पश्चात, पेरिस की संधि 1856 ईस्वी में क्या होती है, पूर्ण होती है। उसी दौरान जो काला सागर से संबंधित जो शर्तें थी, उन शर्तों का उल्लंघन किसके द्वारा कर दिया जाता है, रूस के द्वारा कर दिया जाता है। और आगे आगे ये जो पूर्वी समस्या है, पूर्वी समस्या काफ़ी जटिल होती जाती है और उलझती जाती है। बात की जाए तो पूर्वी समस्या क्या थी, मैंने भली भांति बताया कि तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात जो समस्या उत्पन्न होती है उसे ही पूर्वी समस्या कहा जाता है। और इसके अलावा जो पवित्र मैत्री संघ, जो हॉली अलायंस की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, रूस के जार के द्वारा ये संगठन बनाया गया था यूरोपीय देशों का, वह संगठन भी धीरे धीरे जर्जर होते हुए जो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये क्रीमिया के युद्ध का महत्व हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने क्रीमिया के युद्ध के महत्व के बारे में चर्चा की है। हमने देखा कि इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो पेरिस की संधि होती, पेरिस की संधि के पश्चात कैसे यूरोपीय महाद्वीप में अगर बात की जाए तो यूरोपीय राज्यों की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और इस युद्ध के महत्व की बात की जाए तो इस युद्ध का अगर देखा जाए तो कोई विशेष प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। इस युद्ध को यूरोपीय महाद्वीप में जो आधुनिक यूरोपीय इतिहास के तहत संक्रांति काल माना गया, क्योंकि इससे पूर्व 40 वर्षों तक यूरोप में हमें शांति देखने को मिलती है। इसके पश्चात जो 15 वर्षों में ही जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए हैं और इनमें जो हमें एक मत देखने को नहीं मिलता है, इनमें मतभेद हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा बात की जाए तो इस युद्ध के पश्चात यूरोपीय राजनीति के रंगमंच पे जो कई राजनीतिज्ञ ऊपर आते हैं, जिसके तहत बिस्मार्क की हमने बात की, केवुर की बात की, और इस युद्ध के पश्चात जो नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट होता है उसकी और फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और उसके द्वारा यूरोपीय व्यवस्था को परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है और राजतंत्र का अपने आप को मुखिया मान लिया जाता है। और यहाँ हालांकि कुछ समय के लिए जो रूस की शक्ति को रोक दिया जाता है, लेकिन रूस पे कोई विशेष प्रभाव इस युद्ध का नहीं होता। 1870 ईस्वी की बात की जाए, उसके द्वारा जो काला सागर से संबंधित जो भी संधि की गई थी उस शर्तों का उल्लंघन उसके द्वारा कर दिया जाता है, यानी कि जो पेरिस की संधि के दौरान जो शर्तें थी उन शर्तों का उल्लंघन करते हुए रूस के द्वारा पुनः हस्तक्षेप शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए जो इंग्लैंड के द्वारा जो यूरोपीय राजनीति में भाग लेना अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाता है और पवित्र मैत्री जो संघ का निर्माण, होली अलायंस का निर्माण जो रूस के जार के द्वारा किया गया, वो व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। तो ये हमें क्रीमिया युद्ध का महत्व देखने को मिलता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो अपने जो
शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी उत्सुकता और जिज्ञासा हो उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।